हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ निमोनिया के इलाज के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को निमोनिया हो जाता है तो ये निमोनिया बीमारी क्या होता है, निमोनिया बीमारी होने का कारण क्या होता है, निमोनिया बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी निमोनिया से रिलेटेड आपको देने वाला हूं, क्योंकि एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इनको निमोनिया हो गया है, तो इनको निमोनिया हो गया। तो ये निमोनिया क्या होता है, निमोनिया कैसे होता है, और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। तो सारी दवा के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि हम मेडिकल के छात्र हैं और आपको सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से रहना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि ये निमोनिया क्या होता है। निमोनिया के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है। तो निमोनिया एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जो कि ये हमारे लंग में इन्फेक्शन होता है। और अगर किसी के लंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो निमोनिया जो होता है ये एक इन्फेक्शन होता है लंग का, जिसकी वजह से देखा जाता है कि हमारे लंग में सूजन हो जाता है। निमोनिया एक प्रकार का फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण देखा जाता है कि लोगों को लंग में मतलब फेफड़े में सूजन हो जाता है। और दोस्तों, जो ये होता है ये हमारे शरीर में स्मॉल एयर सैक को भी ये अफेक्ट करता है, जिसको एल्वुलाई भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का आरटीआई होता है। आरटीआई का मतलब क्या होता है, आरटीआई का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता। और इन्फेक्शन मतलब सांस लेने के रास्ते में भी इन्फेक्शन हो जाना। तो ये एक प्रकार का आरटीआई होता है। तो बहुत ही बेसिक बात आपको बताए हैं निमोनिया के बारे में। आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, निमोनिया होने के कारण कौन कौन से होते हैं। तो निमोनिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि वायरस की एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, उसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी साइनेंशियल वायरस हो गया। कोविड-19 की वजह से भी देखा जा सकता है बहुत सारे लोग निमोनिया का प्रॉब्लम देखा जा रहा था। तो ये दोस्तों कुछ बातें हो गई निमोनिया होने के कारण, मतलब निमोनिया क्यों होता है, निमोनिया होने का कारण क्या होता है। तो यही कारण होते हैं और कोई अलग कारण नहीं होता है। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की बात करें तो उनको बुखार तेज़ी से हो जाएगा, ठंडी लगने लगेगा, सर में दर्द देखा जा सकता है, भूख नहीं लगेगा उनको। उसके बाद क्या हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, उनको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना, जोड़ों में दर्द होना, अलग अलग प्रकार के लक्षण इनमें देखे जा सकते हैं। तो कोई एक लक्षण नहीं देखा जाता है। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। समझ में आए ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को लक्षण देख करके लग रहा है कि इनको निमोनिया हो गया है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट, मतलब कौन कौन से जांच कराने के लिए टेस्ट कराया जाता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया आता है कि क्या पेशेंट को निमोनिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए चेस्ट का एक्सरे किया आता है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीबीसी टेस्ट हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया आता है कि क्या पेशेंट को सच में निमोनिया का बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक, कुछ और भी टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगले टेस्ट की बात करें तो ब्लड का सीआरपी टेस्ट भी होता है। ब्लड के सीआरपी टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया आता है कि क्या पेशेंट को निमोनिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों, सीआरपी टेस्ट में लेवल को देखा जाता है। लेवल में देखिए 3 प्रकार के देखे जाते हैं। जैसे 1 से बिलो रहेगा, कम रहेगा, तो मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है, कि मतलब ज़्यादा निमोनिया का इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन हार्ट डिजीज रिस्क नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 से 3 के बीच में आ गया है तो मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब मीडियम में इनको रिस्क देखा जा रहा है। लेकिन अगर 3 से 10 के बीच में या फिर इससे भी ज़्यादा हो गया है तो रिस्क देखा जाता है कि हाई रिस्क है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से आप लोगों को कुछ और भी बता देता हूँ कि अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उस केसेस में स्पुटम कल्चर टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें क्या होता है, म्यूकस को बाहर निकाला जाता है और म्यूकस को निकाल करके इसको लेबोरेटरी में इसको एग्जामिनेशन किया जाता है और इसके माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को निमोनिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, बलगम को निकाल करके और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसको स्पुटम टेस्ट बोला जाता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो टेस्ट होता है इसमें क्या किया जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी जांच किया जाता है। देखा जाता है कि पेशेंट का ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना है, पल्स रेट कितना है, इसको ध्यान दिया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से इसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को नॉर्मल है या फिर नहीं है। अब आते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक बात आप लोगों को थोड़ा जल्दी में भी बताया हूँ निमोनिया के बारे में। आप लोगों को मैं यहाँ पर क्या क्या बात बताया हूँ। निमोनिया क्या होता है,
निमोनिया होता है तो क्या क्या अफेक्ट होता है, लंग पे अफेक्ट करता है, स्वेलिंग हो जाता है वहाँ पर, उसके बाद स्मॉल एयर सैक पे भी ये अफेक्ट करता है, और ये एक प्रकार का RTI होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है। ये सारी बात क्या मैं आपको बताएं, फिर आपको बताएं निमोनिया होने का कारण क्या क्या होता है। तो अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, और भी अलग अलग प्रकार के कारण बताएं आप लोगों को। फिर आपको बताएं मैंने कि निमोनिया होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। ठीक, लक्षण देख करके अगर लग रहा है तो इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को बता दिया हूँ एकदम अच्छे से। अब जो लास्ट आपका बचा हुआ है वो बचा हुआ है इलाज, कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने मेन मुद्दे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। जीरो से लेकर के सारी दवाइयों के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे कि शुरुआत में हम बात करेंगे कि अपने शरीर का क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे निमोनिया ठीक हो जाए। तो प्रॉपर रेस्ट मांगता है घर पर। ठीक, अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो उनको घर पर आराम करना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए अपने घर पर। अगला जो बातें हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, मरीज को एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोर्स चलाया जाता है, और इस एंटीबायोटिक मेडिसिन के कोर्स के द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल किया जाता है, जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिले और निमोनिया से उसको छुटकारा मिले। इसीलिए उनको एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स चलाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें कुछ और भी मेडिसिन की बात करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर पेशेंट का हालत ज़्यादा ख़राब हो गया है, निमोनिया का कंडीशन ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। तो निमोनिया मरीज का अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब कर दिया है, ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, जिससे वो डॉक्टर के आसपास हमेशा रहे, जिससे वो ध्यान रख सकें अच्छे से और जल्द से जल्द पेशेंट को आराम दिलवा सकें। इसीलिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया जाता है। देखिए, जब किसी भी पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा ख़राब होता है तो उस तरह के पेशेंट को भर्ती कर लिया जाता है, जिससे वो डॉक्टर के हमेशा पास में रहेगा, तो वो उसके कंडीशन को देख देख करके दवाइयों को चलाता रहता है, दवाइयों को चलाते रहता है, और जब पेशेंट थोड़ा आराम हो जाता है, थोड़ा उसका कंडीशन ठीक हो जाता है, तब उसको घर भेज दिया जाता है। ठीक, तो ये बातें होती हैं। तो निमोनिया के मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, और उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पीना चाहिए। वैसे नहीं कि फ्रिज का निकाल करके आप पी ले रहे हैं, थोड़ा सा गुनगुना करके पानी को पीना चाहिए, जिससे थोड़ा सा आराम मिल सके। और जितना पेशेंट को हो सके उतना फलों का जूस पीना चाहिए। कोकोनट का अगर पानी मिल जाता है, नारियल का पानी मिल जाता है, तो उसको भी पीना चाहिए, जो कि शरीर के लिए और निमोनिया पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। निमोनिया के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काढ़ा भी पीना चाहिए। अब आप कहेंगे, आप तो इतना ज़्यादा फल फ्रूट बता रहे हैं, इतना ज़्यादा बता रहे हैं, काढ़ा पीना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, लेकिन आपने एक मेडिसिन के बारे में अभी तक नहीं बताया। दोस्तों, मेडिसिन के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी तक आप लोगों को बता रहा हूं कि आप घर पर कौन कौन से इलाज कर सकते हैं, कौन कौन से परहेज कर सकते हैं, वो भी बातें आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए, निमोनिया के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काढ़ा पीना चाहिए। अब काढ़ा तो सभी लोगों को बनाने आता ही होगा, काढ़ा में क्या क्या चीज़ डाल करके बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लिख सकते हैं एक कॉपी में, और इसी के बेसिस पर आप काढ़ा को बना सकते हैं, जो कि निमोनिया के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। कोरोना का काल चल रहा था तो उस समय पर देख रहे थे ना, लोगों को कितना कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, काढ़ा पीजिए। ठीक, उसके बाद इन्हेलेशन का भी प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भाप लेना चाहिए, समझ गए, जिससे क्या होता है, पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिलता है निमोनिया के केसेस से। अब बात कर लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जैसे कि सुदर्शन घनवटी हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में लास्ट में बताऊंगा, बस जस्ट इसी के बाद आपको बताना शुरू कर दूंगा। ठीक, सुदर्शन का घनवटी आता है, गिलोय का घनवटी आता है। ठीक, तो जो घनवटी होता है, इसके डोज के बारे में बात करें तो सबका डोज वही होता है, 2 टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं, 1 टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। इसका काम क्या होता है, ये बुखार और दर्द दोनों चीज़ को ठीक करने का काम करता है। अब देखिए, बैद्यनाथ का भी घनवटी आता है, सुदर्शन घनवटी, उसके बाद झंडू का भी सुदर्शन घनवटी आता है, पतंजलि का गिलोय घनवटी आता है, झंडू का भी गिलोय घनवटी आता है। तो इनमें से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, देखिए, एक सुदर्शन घनवटी आता है, एक गिलोय घनवटी आता है। इनका काम क्या होता है, ये शरीर के दर्द और बुखार दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इनमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अब सारी की सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होता है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, अब आप लोगों को इसके बारे में सारी की सारी डिटेल बातें बताने जा रहा हूँ। तो एंटीबायोटिक की बात करें दोस्तों, तो आप एजिथ्रोमाइसिन, जो कि ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है, एक होता है एजिथ्रोमाइसिन ये भी। तो एजिथ्रोमाइसिन दोनों में क्या अंतर है, ये 500 mg का है और ये 250 mg का है। तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के एज को देख करके, पेशेंट की कंडीशन को देख करके 500 mg देना है कि 250 mg देना है, वो डिसाइड किया जाता है। समझ गए? तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। 250 देना है तो ये करेंगे, 500 देना है तो ये करेंगे। तो ये सबसे पहला मेडिसिन हो गया एजिथ्रोमाइसिन। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, अगर आप 500 mg दे रहे हैं तो दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जाता है। अगर आप 250 mg दे रहे हैं तो 250 mg दिन भर में आप 2 बार भी एक टैबलेट ले सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अगले मेडिसिन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो अगला जो मेडिसिन है वो है सेफोडॉक्सिल। अब देखिए, ये जो सेफोडॉक्सिल टैबलेट है ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये ओडोक्सिल के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? ओडोक्सिल के नाम से फेमस होता है। अगला जो मेडिसिन है वो है ट्रैक्सिम ओ CV। ट्रैक्सिम ओ 200 mg का मेडिसिन है जिसका साल्ट नेम है सेफेक्साइम एंड पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट। अब देखिए, दोनों में से कोई एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों नहीं किया जाता है। दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप सेफोडॉक्सिल का कर सकते हैं या फिर आप ट्रैक्सिम ओ का कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, सेफोडॉक्सिम का डोज क्या होता है और सेफेक्साइम का डोज क्या होता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। सेफेक्साइम का डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं और इसका भी डोज सेम होता है कि एक टैबलेट आप दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं। समझ गए? वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर ये मेडिसिन होता है, जिसका साल्ट नेम होता है ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट। ठीक, ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट मैकलाइड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जिनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट 1 से 2 बार दिन भर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है निमोनिया के केसेस में। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में तो ये है इंजेक्शन। इंजेक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है? इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब थोड़ा सा कंडीशन ज़्यादा खराब होता है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है सेफ्ट्रैक्सियोन का। ये मोनोसेप 1 ग्राम का भी आता है, 2 ग्राम का भी आता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के कंडीशन और पेशेंट के एज को देखते हुए कि 1 mg देना है मोनोसेप को कि 2 mg देना है, वो डिसाइड किया जाता है पेशेंट के हालत को देख करके। समझ गए आप लोग? अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 2 ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन भर में आप एक बार ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 2 ग्राम तक आप अगर 1 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन भर में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन भर में केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको दोनों रूट से लगा सकते हैं, IV रूट से भी लगा सकते हैं, IM रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं IV रूट से लगाने के लिए, नस में लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में बात करें, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? ये फीवर को, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर जो बढ़े हुए हैं, जो फीवर हुआ है उसको ये ठीक करने का काम करता है पैरासीटामॉल टैबलेट। आइबुप्रोफेन का काम क्या होता है? ये पेन को ठीक करने का काम करता है। शरीर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? ये बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन की बात करें तो आइबुप्रोफेन टैबलेट जो होता है ये दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इनका काम क्या होता है? दर्द और बुखार दोनों को ठीक करने के लिए पैरासीटामॉल आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामॉल ये जो टैबलेट है ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है और वहीं पर आप देखिए ये आइबुप्रोफेन टैबलेट जो है, जो कि ब्रूफेन 400 के नाम से फेमस होता है, ये एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह से दोस्तों हम कुछ और भी दवा के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अगला मेडिसिन है ओमेप्राजोल। अगर मान लीजिए आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया है और आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, पेट में गैस बन गया, एसिडिटी हो गया, जी मचला रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, पेट फूल गया है, तो उसको ठीक करने के लिए गैस की दवाइयाँ दिया जाता है मिला करके। ठीक, अब देखिए ओमेप्राजोल में क्या क्या चीज़ें मिले हुए हैं। ओमेप्राजोल में मिला हुआ है ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन। ठीक, जो कि ये नोगासिड डी के नाम से फेमस होता है। इनका काम क्या होता है? इसमें देखिए ओमेप्राजोल भी मिला हुआ है और डोमपेरिडोन भी मिला हुआ है। ओमेप्राजोल का काम होता है कि ये गैस को ठीक करने का काम करता है एंड डोमपेरिडोन का काम क्या होता है? जी मचलाना, उल्टी होना, इसको ये रोकने का काम करता है। तो अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, पेट में एसिडिटी हुआ है, पेट में गैस बना हुआ है, तो उस केसेस में नोगासिड डी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जो कि एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन ये माना जाता है। अगर इनकी डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट बिफोर मील लिया जाता है, खाना खाने के आधा घंटे पहले आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन की बात करें तो अगला जो मेडिसिन है वो विटामिन सी। विटामिन सी जो टैबलेट होता है इसको चबा चबा करके टॉफी की तरह इसको खाया जाता है, जो कि लिम्सी के नाम से फेमस होता है, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अगला जो मेडिसिन है वो है दोस्तों जिंकोविट। ये एक प्रकार का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मेडिसिन होता है, जो कि इस केसेस में इसको भी दिया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 टैबलेट ही इसको लिया जाता है। ठीक, उसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है डेक्सोना।
डेक्सोना मेडिसिन जो कि डेक्सोमेथासोन के नाम से फेमस होता है, इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर मेडिसिन होता है। निमोनिया के केसेस में इसको भी मिक्स करके दिया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg से 10 mg तक आप पर डे इसको ले सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो देखिए जो आपको बताएं लिम्सी विटामिन सी कैप्सूल के बारे में, उसका डोज क्या होता है वो भी आप लोग जान लीजिए। एक टैबलेट दिन भर में आप इसको एक बार ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कुछ ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होता है जो कि अस्थलीन के केसेस में, अगर किसी को अस्थमा जैसा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उस केसेस में ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो नए छात्र हैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ, जो ब्रोंकाई होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, इसको खोलने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकियोडाइलेटर, डायलेटर का मतलब होता है फैलाना, ठीक। तो जो सिकुड़ गया है उसको फैलाने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सांस को हम अंदर और बाहर कर सकें। तो ये होता है अस्थलीन मेडिसिन। और अस्थलीन जो होता है कहीं ना कहीं अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है ना, मतलब दमा की कंडीशन को ये ठीक करने का काम करता है, जिसमें सालबुटामॉल सल्फेट पाया जाता है। 4 mg का ये मेडिसिन होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पेशेंट की कंडीशन को देख करके। अगर जान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो उस केसेस में इन्हेलर का प्रयोग किया जाता है। और इन्हेलर का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या डाला जाता है, लियोलिन री कैप्सूल, ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लियोसॉल्बुटामॉल इन्हेलेशन सॉल्यूशन पाया जाता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा तेज़ बताया हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत भी महसूस ना हो और सारी की सारी बात समझ में आ भी जाए। तो निमोनिया के बारे में आप लोगों को बहुत सारी दवाइयों के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल भाषा में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है दोस्तों कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।